This is an ABP Life podcast. हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो कभी हमारा ही हिस्सा था, हालात कुछ ठीक नहीं है। हालात इतने बिगड़े हैं कि लगभग 50 लोगों की मौत हो गई है, बहुत सारे घायल हैं और वहां सेना को सड़कों पर उतारना पड़ रहा है। ये आग फैली कैसे? चिंगारी थी आरक्षण के खिलाफ छात्रों का मार्च। क्या है ये पूरा मसला? क्यों सुलग रहा है बांग्लादेश और क्या होंगे इसके परिणाम? इन तमाम बातों पर मैं व्यालोक बात करूंगा सुचरिता भट्टाचार्य जी से। वह जेएनयू से पीएचडी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषज्ञ हैं, शोध कर रही हैं, इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में सीनियर फेलो हैं और इन सब के अलावा बांग्लादेश पर उनकी विशेषज्ञता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया यालोक जी, वंस अगेन मुझे अपने आप संपर्क में आए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवालों का सही जवाब दे सकूं जितना हो सके। तो पहली बात तो ये है कि 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं जी एक हफ्ते में और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2500 लोग घायल हैं। तो अब जो ये आरक्षण का मामला है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है और बहुत लोग थोड़े कंफ्यूज भी है कि आरक्षण का मामला क्या है। तो आरक्षण का मामला जो है, ये इनकी मुक्ति युद्ध जो है, जो 1971 में इन्होंने लड़ी थी पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, उससे रिलेटेड है। तो ये जो कोटा सिस्टम है बांग्लादेश में 1972 में शुरू हुआ था। उसके बाद काफी बदलाव आए हैं इसमें। जो लास्ट था इनका 2018 तक जो था, वो ये था कि 56% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व्ड थे। उसमें 30% था फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज के लिए, जो मुक्ति युद्ध में जिन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन लोगों ने अपने जाति के लिए, जैसे ये कहते हैं, अपने बंगाली समाज के लिए, अपनी बंगाली लैंग्वेज के लिए, अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी के लिए जिन्होंने लड़ाई की, उनके परिवार वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए 30% आरक्षण था। 10% आरक्षण था महिलाओं के लिए, 10% आरक्षण था कुछ अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% था माइनॉरिटीज के लिए और 1% था फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। तो ये आपके आंकड़े थे आरक्षण के। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकी कुछ लीगल इश्यूज शुरू हो गए। 2018 में जो है, फिर से एक बार, इससे पहले भी 2018 में जो स्टूडेंट्स था, इनका प्रोटेस्ट हुआ था कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। अभी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के पीछे भी एक्चुअल में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है कि ये कोई पॉलिटिकली इंड्यूस्ड राइटिंग की एक संभावना है, वो भी एक मुद्दा है डिस्कशन का। तो बात यह है कि 2018 से ये इनका लीगल बैटल चल रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच में, कि आरक्षण रखा जाएगा कि आरक्षण नहीं रखा जाएगा। एबॉलिश हो गया था 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश कर दिया था। फिर से इसकी अपील हुई। तो अभी जो है, क्या कहते हैं, 1 मिनट में बताती हूँ आपको। अभी जो है हाल फिलहाल 1 जुलाई में जो है, इनकी हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ये कोटा सिस्टम रीइंस्टेट करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का एक आया था, इनका एपेलेट, क्या कहते हैं इसको, अपील आई थी। तो उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि हम इसको रीइंस्टेट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 जुलाई में कि ठीक है, हम आपको 4 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं और फाइनल जो वर्डिक्ट आएगी वो अगस्त 7 में आएगी। ठीक है। तो ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो कहा कि 5 जून में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम इसको धीरे धीरे इवेंचुअली रीइंस्टेट करेंगे। तो ये कहने के बाद से वहां पे स्टूडेंट धीरे धीरे ये एजिटेशन शुरू हुआ। अब स्टूडेंट्स जो है वहां पे वो कह रहे कि हमें कोई कोटा नहीं चाहिए। कोटा नहीं चाहिए का मतलब ये है कि स्टूडेंट कह रहे कि जिन लोगों ने इस कंट्री को बनाया, जिन लोगों की बलिदान से ये कंट्री बना, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके, अपने परिवार की जान की परवाह न करके इस कंट्री को आजादी दिलाई, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। उनके बच्चों को मिले, उनके परिवार वालों को मिले, हमें ये नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सबके लिए बराबरी हो। हमें औरतों को भी कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या कहते हैं, जो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका भी हमें नहीं चाहिए।
हम बस स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं कि आप जो माइनॉरिटीज के लिए रख रहे हैं उसको रखिए और जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए रखिए, बाकी जो 3 कैटेगरी है उसमें हमें नहीं चाहिए। तो ये है स्टूडेंट की डिमांड। अब मुद्दा थोड़ा फंसा इसलिए है क्योंकि जुलाई की 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने, और वो उनका एक सवाल था अपने कंट्री के लोगों के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपने जो बच्चों के लिए उनका ये सवाल था। वो ये पूछ रही है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इतनी घृणा क्यों है मुक्ति योद्धा से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इतना क्षोभ क्यों है उन लोगों पे जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। आपकी बात हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर ये हो जाए, समझ लीजिए हम बोल दे कि भैया हमें भगत सिंह से कोई मतलब नहीं है, हमें चंद्रशेखर आजाद से कोई मतलब नहीं। आज अगर हमारे बच्चे उठ खड़े हो जाए रास्ते पे और चिल्लाने लगे कि हमें भगत सिंह से, हमें चंद्रशेखर आजाद से कोई मतलब नहीं है, हमें राजगुरु से कोई मतलब नहीं, तो वो जो सिनेरियो क्रिएट होगा वो आज बांग्लादेश में वही सिनेरियो चल रहा है कि दे आर डिनाइंग देयर हिस्ट्री। तो वो उनका कहना था कि जो अगर आप ये कह रहे कि आपको इतना ज्यादा डिसरिगार्ड है, इतनी ज्यादा आपकी घृणा है फ्रीडम फाइटर से, तो किसके बच्चों को आप चाहते हैं आरक्षण मिले? जो रजाकार है, क्या आप चाहते हैं उनके परिवार वालों को आरक्षण मिले? उनके जो नवासे, उनके जो पोते हैं, उनकी जो फैमिली है, उन लोगों को आरक्षण मिले? जिन लोगों ने हमें पाकिस्तानी सोल्जर के अत्याचार से बचाया, आप उनके संग खड़े ना होके आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट अब रजाकार के साथ खड़ी हो जाए? तो ये बस उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये उनका मे बी एक पर्सनल रिजेंटमेंट था, उन्होंने अपनी फैमिली को गवाया, उनका एक पर्सनल अपनी हिस्ट्री रही है अवामी लीग की, तो उनका ये बस एक सवाल था अपनी जनता से। तो उस सवाल को प्रीटेक्स्ट बना के अब ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल मामला बन गया है कि बीएनपी भी आन पड़ी है इसके अंदर, बीएनपी का भी सपोर्ट आ गया है। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं कि इनका भी स्लोगन चल रहा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे लोग, जैसे आपने देखा होगा शाहीन बाग के टाइम पे भी हुआ था, सोशल मीडिया पे सब गाने गा रहे थे शाहीन बाग के फेवर में, या प्रो हमास जब चल रहा है अभी, तो वहां पे भी स्टूडेंट गाने गा रहे हैं। तो वही एग्जैक्ट सेम मोडस ऑपरेंडी यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया में लोग गाने गा रहे हैं रजाकार के फेवर में, तुमी के, आमी के, रजाकार रजाकार, ये गाना बन चुका है अभी। It has sort of become an anthem in Bangladesh. जी, तो यहाँ एक छोटा सा सवाल, सॉरी आपको रोकने के लिए। नहीं, बिल्कुल बताइए। इस पूरे वातावरण का जो अभी बांग्लादेश में बना हुआ है, क्या इसका इस्लामी कट्टरपंथ से कुछ लेना देना है? क्योंकि जो विरोधी पार्टी है, जो विरोधी दल है, उसको अक्सर कहा जाता है कि वह कट्टरपंथी इस्लाम की पैरोकार है। तो क्या इसका, और ये एक बांग्लादेश का आंतरिक संघर्ष ज्यादा है या इसका भारत पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहला सवाल आपका जो है, ये इस्लामिक जो है इनके पार्टीज है, अभी तक जमात का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। जमात की जो स्टूडेंट विंग है, एज ऑफ टुडे इस्लामी छात्र शिविर, उनका कुछ नहीं आया है। पर जो है बीएनपी अब इस मुद्दे पे पूरी तरह से कूद गई है। बीएनपी के जो भी एग्जाइल्ड एक्टिंग चेयरपर्सन है तारिक रहमान, जो कि खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया है। उनकी अभी ट्विटर में एक पोस्ट आई है, एक्स में पोस्ट आई है जुलाई 19 की, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैं अपने जितने पार्टी के एक्टिविस्ट है, लीडर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनसे मैं विनती करता हूं कि आप आइए, आप सड़कों पे उतरिए और इन स्टूडेंट्स का साथ दीजिए। हम मतलब अल्लाह की मेहरबानी रही तो हम हसीना को इस बार भगा के ही छोड़ेंगे, ये वो लिखित अपना दे चुके हैं। और इनके जो एक पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, सीनियर जनरल सेक्रेटरी है मिर्जा फखरुल आलमगीर, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है अभी 17 जुलाई में। और पुलिस की एक रेड भी हुई थी उसी दौरान, जिनमें बहुत तकरीबन 100 के करीब क्रूड बॉम्ब्स मिले हैं, फिर और भी हथियार बरामद हुए हैं, 6 बोतल गैसोलीन बरामद हुए हैं। बीएनपी के ही लोगों के घरों से कहीं से इन लोगों ने रेड किया है। कहाँ रेड किया है अभी तक ये बात पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं हुई है, but all these things have been recovered from BNP sympathizer। तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि बीएनपी तो पूरी तरह से अब यहाँ पे आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया है बीएनपी ने करना। अब जमात का आज तक इस एज ऑफ नाउ, जैसे हम और आप बात करें, अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। अब हमें वेट करना पड़ेगा कि जमात का क्या स्टेटमेंट रहेगा या उसका जो स्टूडेंट विंग है उसकी क्या हरकत रहेगी फिलहाल। जी, एक आखिरी सवाल संक्षेप में जानना चाहेंगे कि
आखिर भारत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा और भारत को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, बिल्कुल संक्षेप में? भारत पर तो कुछ असर अभी पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ, बंगाल के कुछ स्टूडेंट्स हैं एज यूजुअल विच इज एक्सपेक्टेड, वो कह रहे हैं कि हम अपनी सॉलिडारिटी दे रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के साथ हमारी सॉलिडारिटी है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे, सब अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे हर जगह इसको ट्वीट करते रहेंगे, रीट्वीट करते रहेंगे, इसको एम्पलीफाई करेंगे कि हाँ हम बांग्लादेश के छात्रों के साथ है। एज ऑफ नाउ मुझे ये लग रहा है जो लोग काम कर रहे थे इंडियंस बांग्लादेश में, उन लोगों को अभी डिपोर्ट किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उनकी भी सिक्योरिटी की बात आ रही है जब पूरा कंट्री कर्फ्यू पे है। पर मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगी, विच आई सपोर्ट हसीना इन द सेंस, मैं ये कहूंगी कि शी हैज द पावर, शी हैज द गमशम टू कन्फ्रंट दीज राइटर्स। जो हमने यहाँ पे 4 महीने तक शाहीन बाग को ड्रैग किया, यहाँ पे प्रो हमास के मूवमेंट्स पिछले लास्ट अक्टूबर से ड्रैग हो रहे हैं ऑल ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड, किसी लीडर में हिम्मत नहीं हुई पुलिस को या आर्मी को उतारने की, बट दिस वुमन शोड हर स्ट्रेंथ। कर्फ्यू इंड्यूस कर दिया है, शूट ऑन साइट का ऑर्डर कर दिया है, शी डिड नॉट वेट कि ये फ्लेयर अप हो। कहते हैं ना, यो आपको जड़ से प्रॉब्लम को उखाड़ने की कोशिश करना, वो कर रही है प्रॉब्लम को उखाड़ने की कोशिश। तो वही मैं इंडिया पे एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कुछ असर पड़ेगा। हाँ, एक सोशल लेवल पे होगा, ये स्टूडेंट चिल्लाएंगे, हो सकता है स्टूडेंट कल इंडिया के भी स्टूडेंट सड़क पे आ जाए, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान के जितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लिबरल्स हैं, एवरीबडी इज शोइंग देयर सपोर्ट टू दीज स्टूडेंट्स। जी, सो इंडिया पे यही होगा, एक हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ सोशल डिस्ट्रप्शन हो, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया ने स्टेटमेंट दे दिया है, हमारी सरकार ने स्टेटमेंट दे दिया है कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है ये, वो उससे निपटेंगे, हमारा इसमें कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संचिता, शुक्रिया, आपने हमसे इतने विस्तार से बात की। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया। This is an ABP Life podcast.